बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है जी। ये हम चूँकि ऑलरेडी इस बात हो चुकी है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बेसिक स्टडी हम स्ट्रक्चर के लिहाज से फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज इसके फंक्शंस के लिहाज से दोनों इकट्ठे इकट्ठे इन तरतीब से आगे बचे होंगे। मिसाल के तौर पर पहला हेडिंग है, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक काफ़ी है। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोनोमिक सिस्टम खुद बहुत कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस की शक्ल में, जिसमें यहाँ पे चेक कीजिएगा इसने कौन कौन सी दी हुई है जी और किस रेफरेंस दी हुई है। नंबर 1 है जी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। नंबर 2 है हार्ट रेट को कंट्रोल करना। और उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है हमें आगे, वो बैरोरिसेप्टर, ये प्रेशर को महसूस करने वाले जो सिस्टम मौजूद है ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर, ये उसके रेफरेंस से है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए उसको कम करना, कम हो जाए ज़्यादा करना, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। सेकंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। खाना खाना है तैयार में, लेकिन खाना खाने के बाद पहले स्टेप में खाने को हजम करना, स्क्रीशंस को खारिज करना, और फिर जब खाना हजम हो जाए एब्जॉर्प्शन के बाद जो मूवमेंट हो रही थी उसको स्लो कर देना। ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस हैं। इसको भी सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं, एक तेज करता है और एक स्लो करता है। दो, तीसरा जी अदर ऑर्डर, इसमें मिसाल के तौर पे एम्प्टीइंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो उसको बॉडी से बाहर खारिज करना, मैसेज आता है ब्रेन में, और फिर ये सिस्टम उसको कंट्रोल करता है ताकि यूरिन को बॉडी से बाहर खारिज किया जाए। डिफिकेशन भी ऐसे ही होती है, वो भी ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक तरीके से ही कंट्रोल की जाती है। बच्चों में, छोटे बच्चों में, बड़े अफराद कॉन्शियसली उसको डिफिकेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही है जी सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस, जो कि साइकिक्स यानी नफ्सियाती स्टिमुलाई की वजह से भी हो सकते हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन के लोकल स्टिमुलस की वजह से भी हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे चेक कीजिएगा स्पाइनल कार्ड, और इसमें जो चीज़ें इसकी डिटेल चूंकि आपके सिलेबस में शामिल है किसी और जगह पे, वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। इरेक्शन और इजैकुलेशन एटसेट्रा, ये सब कुछ आखिरी चैप्टर्स में शामिल है, डिटेल के साथ शामिल है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, जहाँ पे डिटेल्स आएंगे वहाँ पे डिस्कस होंगे। ऐसे ही यहाँ पे चंद एक और जिनका ताल्लुक गाल बैटरी के साथ है और किडनी फंक्शन वाला के साथ है, ये भी ऑटोमेटिकली खुद हो रहे होते हैं। लेकिन अब हम आएंगे चंद अहम पॉइंट्स की तरफ। ये बेसिक्स इतनी इतनी काफी इतनी हो गई हैं, एक एक दो दो लाइन्स के अंदर। यहाँ पे लफ्ज़ है जी, स्टिमुलेशन ऑफ डिस्क्रीट ऑर्गन इन सम इंस्टेंसेस एंड मास स्टिमुलेशन इन अदर इंस्टेंसेस बाय द सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिम्पैथेटिक सिस्टम मज़कात मास डिस्चार्ज, ये कब होता है? सिर्फ दो फिर आपको याद होगा पीछे इमरजेंसी और स्ट्रेस का नाम आया था, आपकी बुक ने यहाँ पे अलार्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्स का नाम दिया। कब होता है? फ्राइड, इंसान शदीद खौफजदा, आप जंगल में जा रहे हैं, फिर सामने शेर आ गया, कोई और खतरनाक चीज आ गई, या सांप आ गया। फियर, खौफ या शदीद दर्द हो तो उस वक्त ऐसा होता है। पूरी बॉडी के तमाम सिम्पैथेटिक सिस्टम्स के जो एंडिंग्स हैं उसमें से एड्रेनलिन निकलेगी और वो बॉडी को प्रिपेयर करेगी फाइट और फ्लाइट के लिए। हीट रेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, स्वेटिंग कंट्रोल हो जाएगी, और उसके बाद बहुत से लोकल रिफ्लेक्सेस जिनकी डिटेल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी भी कुछ डिटेल ऐसी हैं जो कि वहाँ पे डिस्कस की जा सकेंगी जहाँ पे आप ग्लैंड को स्टडी करते होंगे। ये गाइटन ने इसको किसी और रेफरेंस से किया हुआ है, हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको यहाँ पे डिस्कस करें या बेहतर है कि इसको वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस किया जाए। वेल मैं सिर्फ इन जनरल, ये चूंकि इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन जनरल, ये चूंकि आगे भी है ये इसी चैप्टर के अंदर सब आम चीज़ें हैं। हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ग्लाइकोजन टूटेगी, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा, एटीपी बनेगी, एनर्जी तैयार कर रही है बॉडी को मसल्स के एक्शन के लिए, लड़ने के लिए या दौड़ने के लिए, जो भी सूरत हाल हो। ब्रीथिंग रेट तेज हो जाएगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को प्रोवाइड की जा सके। मैंने जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उन दो का जिक्र किया है। ये सिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से ऐसा होता है। और ये याद रखिए, बात ये शुरू हुई है कि अगर एमरजेंसी स्ट्रेस, वैसे जब ये निकलता है तो वो किसी एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होता है, आमतौर पर उसकी एक्टिविटी को तेज करते हैं। हेडिंग है जी, ये उसका ऑपोजिट है। सिम्पैथेटिक मुकाबले में पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्पेसिफिक लोकल रिस्पॉन्स, इसका कोई इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं होता जैसा पहले में होता। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली काम करता है, इसमें मैस डिस्चार्ज नहीं होता है। अब
अब ये कहाँ कहाँ पे कैसे करेगा? आमतौर पर ये जब रेस्टिंग कंडीशन होती है उस वक्त जब चीज़ों को आराम देना हो उस वक्त ऐसा होता है। सिर्फ एक दो एक्सेप्शन है इसके। ये वर्डिंग है, पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस कॉज द सिक्रीशन मेनली बाय द माउथ ग्लैंड, जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। अदर सिक्रीशन आर मेनली बाय द स्टोमक ग्लैंड्स, ये पढ़ चुके हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से। ऐसे ही रेक्टल एम्पटिंग रिफ्लेक्स, ये चीज़ें बॉडी के अदर ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करती हैं ज़्यादा, सिर्फ लोकल उसी चीज़ को इफेक्ट करती हैं जहाँ पे ये काम हो रहा हो। लेकिन जैसे पहले बात हो चुकी हुई है, मिसाल के तौर पर चेक कीजिएगा, स्लाइवरी सिक्रीशंस स्लाइवरी गट से निकल रही हैं, गैस्ट्रिक से इंडिपेंडेंट, लेकिन दोनों मिलके ज़ाहिर है कंट्रोल कर रही हैं आगे रेशन केबल को और पैक्टिक को भी। ऐसे ही रेक्टल एम्पलिंग यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लड में जब यूरिन ज़्यादा इकट्ठा हो जाए और एक पर्सन जब बैठा हो यूरिनेशन के लिए, तो साथ ही डिफिकेशन भी रिफ्लेक्स की शक्ल में जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और दोनों इस लिहाज से इंटररिलेटेड हैं। बल ये थे जी वो चीज़ें जो कि आप उसमें कोऑर्डिनेटेड हो सकती हैं। अलार्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में यहाँ पे डिटेल के साथ इसने कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये सिर्फ समरी की शक्ल में, इसलिए सबको वन बाय वन आपने पढ़ना है। नाम चेक करते जाएं। इसमें जो पहला नाम है जी आपके सामने, मैस जी, वो मैसेज का जिक्र पहले हो चुका, जो उसके इफेक्ट्स हमने सिर्फ वो देखे। इंक्रीज आर्टिकल प्रेशर, आर्टिकल प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एक्टिव मसल्स, जो मसल्स हैं वहाँ तक ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया। रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म सेलुलर मेटाबॉलिज्म वो ज़्यादा हो गया। उसके बाद नंबर 4 पे है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ग्लाइकोलिसिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज़्यादा होगी। उसके बाद इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन सब चीज़ें पहुंचेंगी मसल तक तो मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जी उसके बाद है जी इंक्रीज मेंटल एक्टिविटी, ब्रेन भी तेज रहा हो जाएगा चीज़ों को मुकाबला करने के लिए। और इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ये एक खतरनाक चीज़ है लेकिन बहरहाल ऐसा होगा। हम इसकी मेडिकल रीजन में नहीं जाएंगे चूँकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुछ मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस की शक्ल में ऐसा होता है, और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हैं। स्ट्रेस एमरजेंसी को सेम मीनिंग में यूज़ किया जा रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए अगले हिस्से की तरफ। यहाँ पे लफ्ज़ चेक करें, रे गुस्सा, अगर गुस्सा आ रहा हो तब भी ये कुछ ही होता है, गुस्से में भी ये सब कुछ ऐसे ही होता है। और ये सब कुछ सिंपैथेटिक, ये फाइट और फ्लाइट है, वो कुत्ते वाली मिसाल मैंने पहले बता दिया था, लव एक्शन। अब कुत्ता, शेर, सांप, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और अगला फैसला होता है जी बंदे ने भागना है या लड़ना है, फाइट और फ्लाइट। ये सब कुछ बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी था। यहाँ पे तस्वीर है जी, इस तस्वीर में ब्रेन के अंदर से उसने दिखाया जी कि कौन सी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं। ये ब्रेन का वो पार्ट जो कि बेसिकली हाइपोथैलेमस थैलेमस पर मुश्तमिल है। सिंपैथेटिक हीट कंट्रोल सेंटर, पैरासिम्पैथेटिक वाटर बैलेंस, याद रखिएगा थैलेमस हाइपोथैलेमस रीजन है ये, फीडिंग कंट्रोल, ये सब कुछ यहाँ तक। और उसके बाद बस ये इतना ही था जी। और ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, इसमें यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल, न्यूमोटैक्सिस सेंटर जिसका रेस्पिरेशन ताल्लुक है, कार्डियक एक्सेलेरेशन ये हार्ट से ताल्लुक है, और रेस्पिरेटरी सेंटर इसका ब्रीथिंग से ताल्लुक है, ये मेडुला में है, ये से पॉन्स में है इतने वाले, और ये हिस्सा मिड ब्रेन में है, और ये सब थैलेमस हाइपोथैलेमस के अंदर है। पहले ये था जी ऑल अबाउट कंट्रोल सेंटर्स जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे इसने चंद चीज़ों को पिन पॉइंट किया है। आर्टिकल प्रेशर जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हार्ट रेट जिसको हम आमतौर पर हार्ट बीट कहते हैं, और रेस्पिरेटरी, ये तीन चीज़ें ऊपर अपने डायग्राम में इनको पिन पॉइंट देख लिया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के फंक्शंस हैं जिनको कंट्रोल किया जा रहा है ऑटोमेटिकली।
यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ, एक दो लाइन सिर्फ चाहिए आपको कि ब्रेन के कुछ हायर सेंटर, हायर एरियाज जो हैं, लोअर ब्रेन और हायर ब्रेन, आप इससे वाकफ नहीं है चूँकि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ 8वीं और फिजियोलॉजी दोनों में है। ये या देखिए जैसे हमारी स्पीच है, गुफ्तगू है, और इंसानों में शायरी, मुसव्वरी और यूं की चीज़ें हैं, या जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, ये सब हायर ब्रेन सेंटर का हिस्सा है। जबकि वो चीज़ें जो तमाम जानवर करते हैं, जिसमें चलना फिरना, खाना, बोलना, डिफिकेशन और सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस, ये सब लोअर ब्रेन सेंटर्स करते हैं। लोअर ब्रेन सेंटर तमाम जानदारों में एक जैसे हैं, हायर एनिमल्स में, जबकि हायर ब्रेन सेंटर जितना ब्रेन हाईली डेवलप्ड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें वो हायर सेंटर्स ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। जी, चैप्टर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक टॉपिक प्रैक्टिकल के रेफरेंस से है, ये वाला, ये थ्योरी में नहीं शामिल, ये प्रैक्टिकल में शामिल है। ये एक अलग टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या चेक कर लीजिएगा आपके इसमें चैप्टर 60 में ही, फार्माकोलॉजी ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसमें वो ड्रग्स का जिक्र है जो डिफेक्ट करती है इंसानों को, ये इंसानों को या किसी भी एनिमल को, मैमल वगैरह। ये आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, इसको इंशाल्लाह सेपरेट चैप्टर, सेपरेट टॉपिक के शेड्यूल में डिस्कस किया जाएगा प्रैक्टिकल के रेफरेंस। आप यहाँ पे इसका रेफरेंस याद रख लीजिए, और ये हमें याद भी कराना है किसी वक्त, उसको डिस्कस करेंगे सेपरेट अलग से। जी, किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी सर, हमने कल वो एड्रिनल जेटिक पढ़ा था ना, तो हम मुझे लग रहा है अंदर कुछ मिसिंग है। हम मेरी बुक पे 6 पेजेस हैं जो हमने नहीं किए आज। आपकी बुक में 6 पेजेस हैं जो नहीं किए, किस चीज़ के? जी सर, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट, उसके आगे हमने जो नहीं स्टार्ट किया नहीं उसके नहीं मिड नहीं, में ही आपने गैप आपने है। मिस कर दिया। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बेसिकली वो नर्वस सिस्टम के लिहाज से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और सिर्फ जी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। आप जिस तरफ जाने की मैंने आज आपको जो बताया है, मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इस पूरे चैप्टर में से मैक्सिमम कोई एक क्वेश्चन आ सकेगा। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट आ जाए, कोई एकदम से आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब होने को तो ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप ये बताएं कि सिलेबस कैसे कवर करना है। अभी हम 25% के करीब हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। अभी हमारा टोटल का 25% सिलेबस भी कवर नहीं हो सका है, और टाइम कितना गुजर चुका है ये आप खुद सोच लीजिए। टाइम बहुत थोड़ा है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेंथी। इसलिए वो जो 6 पेज आप रह गए हैं वो आप में हिम्मत है तो पढ़ लें फिर आप।